नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। हमारा चल रहा है सामान्य अध्ययन सेकंड, और मतलब द्वितीय जो सामान्य अध्ययन है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी राजनीति, अर्थात हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारा जो है यूनिट फर्स्ट आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने देखा था सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखने वाले हैं अब यूनिट 2 के बारे में देखेंगे। इसके बाद में मतलब जो राजनीति है या इंडियन पॉलिटी है उसके अंतर्गत हम सेकंड यूनिट देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले वो सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सारा पैटर्न आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स होते हैं इसके, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम दोनों में आप दे सकते हैं। उसका पैटर्न कैसा रहेगा वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट मतलब टोटल 5 यूनिट आएगी, और 5 यूनिट जो है 30-30 मतलब जो है 30-30 नंबर्स में बटी हुई होगी। अब 30-30 नंबर कैसे मिलेंगे वो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है 30 मार्क्स जो होंगे वो कैसे बटे रहेंगे। जैसे सबसे छोटे जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद थोड़े बड़े वाले यानी लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन आएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय। तो जो छोटे वाले आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कितने नंबर के, 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो 9 नंबर के हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो 2 प्रश्न आएंगे वो 5-5 नंबर के आएंगे, तो 5-5 यानी कि 10 नंबर ये हो गए। उसके बाद एक आएगा 11 नंबर का, तो 9 और जो 11 20 हो गए, 20 और 10 30, यानी इस प्रकार अगर देखें तो 30 मार्क्स आपके जो है एक यूनिट में रहेंगे, और 5 यूनिट यानी कि 150। तो 150 मिलाकर 150 अगर करें तो 2 खंड है इसमें, एक तो इंडियन इकोनॉमी है, मतलब एक इंडियन पॉलिटी है, और एक इंडियन इकोनॉमी और एक सोशोलॉजी मतलब जो समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं टोटल हमको 300 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। शब्द सीमा क्या रहेगी वो भी आप देख सकते हैं, 10 शब्द रहेंगे 3 मार्क्स वालों के लिए, यानी कि 3 नंबर्स वालों के लिए क्या रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 शब्द या 1 लाइन होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 नंबर के लिए आपको 50 शब्द या 5 से 6 लाइन में लिखना है, और 11 नंबर के लिए आपको 200 शब्द सीमा यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते चले आ रहे हैं, फिर भी मैंने एक बार फिर से बता दिया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि खंड आ, ये पेपर जो है सेकंड, उसके अंतर्गत खंड आ या पार्ट ए हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो इसके अंतर्गत हमारी इकाई 1 है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं भारतीय संविधान। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं, फीचर्स हमने देख लिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपका कब आया था वो भी हमने देखे 1973 में केशवानंद भारती मामले में। और संविधान संशोधन क्या है वो भी हमने यहाँ देख लिए, और कुछ प्रमुख संविधान संशोधन भी उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पे, देखिए मतलब ये तो हमने देख लिए। वैचारिक तत्व के अंतर्गत उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देख सकते हैं, देखिए हमने संघवाद, केंद्र और राज्य का संबंध देखा था। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के बारे में बात की। न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। फिर न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखे थे क्या, लोक अदालत, फिर जनहित याचिका। ये सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट यूनिट कवर की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हम पहले यहाँ देख लेते हैं ओवरव्यू, फिर हम एक एक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 चीज़ें हमको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से अगर देखें तो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक बॉडी, और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे, और उन्हीं के तहत हम देख सकते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। उसके बाद देखेंगे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, साथ में स्टेट पीएससी जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें वो देखेंगे, और नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। ये तो आपके सारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कुछ निकाय जिसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है, और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात असंवैधानिक निकाय है। फिर हम देखेंगे कुछ विशेष मुद्दे जैसे कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका देखेंगे। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल जो है उसके बारे में देखेंगे। मतदान व्यवहार, वोटिंग जो बिहेवियर है वो हम देखेंगे। सिविल सोसाइटी क्या है, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, इसके बाद सुरक्षा से संबंधित, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे। तो इस प्रकार हमारा जो है सेकेंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए उसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट चलेगी, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना वो हम आगे देख लेंगे। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें कुछ आपके राजनीतिक विचारक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले अगर बात करें पुराने सिलेबस की, तो हमको पेपर 4 यानी कि एथिक्स के अंतर्गत हमको ये राजनीतिक विचारक जो है वो एक दार्शनिक के रूप में भी दिए गए थे। जैसे कि हम बात करें कौटिल्य की, महात्मा गांधी जी की, तो इनमें से जो कुछ राजनीतिक स्पेशल थे वो उनको निकाल कर यहाँ पर लाकर रख दिया है, और एथिक्स के अंतर्गत कुछ और जो है 4-5 को जोड़ दिया। जैसे सुकरात है जो मतलब एक प्रकार से
जो पहली महिला टीचर थी वो भी उसके अंतर्गत जोड़ी गई है, शंकराचार्य है, ये कुछ लोग वहाँ पे जोड़ दिए गए और यहाँ पे भी कुछ लोगों को जोड़कर राजनीतिक के रूप में रख दिया गया है। 5वीं यूनिट में हम देखेंगे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत सारी अवधारणाएं और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए अब हम जो है हमारा शुरू होने वाला है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत का निर्वाचन आयोग, पहला टॉपिक हम देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ जान लेते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर सकते हैं, तो देखिए जब भी कोई विधेयक आता है, विधेयक का मतलब क्या होता है, विधेयक का मतलब होता है बिल, मतलब कोई प्रस्ताव होता है वो बिल होता है, वो पास होता है कहाँ पे, मतलब यह शुरुआत होती है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, उसके बाद होते हैं प्रेसिडेंट के साइन। तो इस प्रकार फाइनली जो मिलकर बन जाता है वो हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं संविधान संशोधन। तो जब संविधान संशोधन होता है, मान लीजिए जो शिक्षा का अधिकार है वो संविधान संशोधन हुआ, तो उसके पश्चात हम देख सकते हैं जब आर्टिकल 21 था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 के अंतर्गत ही हमको 21A देखने को मिलता है। तो ए क्या है, एक संविधान संशोधन है, तो शिक्षा का अधिकार ए करके यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन करके एक आर्टिकल जुड़ा कि नहीं, तो एक प्रकार से संविधान में लिखित है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं संवैधानिक निकाय की बात करते हैं। तो संवैधानिक निकाय मतलब क्या होता है, ऐसे संस्था मतलब ऐसे जो है बॉडी, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक किया गया है, यानी कि संविधान में क्या है, ये लिखित है। जब संविधान में कोई चीज़ लिखित है संविधान संशोधन करने के पश्चात या फिर संविधान संशोधन करने के पूर्व भी अगर संविधान में लिखित है, तो इस प्रकार की सभी बॉडी को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय, मतलब जिनका एक अपना आर्टिकल हो जो संविधान में लिखा हुआ हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये लिखित रूप में हो, तो इनको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। तो हम देखेंगे कौन कौन सी बॉडी संवैधानिक निकाय के रूप में आती है, तो वो सारी चीज़ हम नीचे डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं असंवैधानिक निकाय। तो असंवैधानिक निकाय के अंतर्गत हम दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे एक वैधानिक होती है जिसे स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और दूसरी होती है कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव होती है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा ये क्रिएट किए जाते हैं, मतलब जिनका संविधान में जो है संविधान में लिखित होती क्या नहीं होती, ना तो इनका कोई आर्टिकल होता है, मतलब ना तो कोई अनुच्छेद होता है, ना तो संविधान में लिखित होती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इनको बोला जाता है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसी प्रकार ये वाली जो होती है लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास होता है उसके संबंध में ये वैधानिक रूप इनका दर्जा दे दिया जाता है, वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी इनको बना दिया जाता है, परंतु संविधान में इनका अलग से आर्टिकल नहीं होता है, मतलब संविधान संशोधन करके इनको नहीं लाया जाता। तो इन दोनों प्रकार की जो बॉडी है उनको बोला जाता है असंवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनको बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले यहाँ पे संवैधानिक निकाय के बारे में। तो संवैधानिक निकाय आपको देखने को मिलेंगे यहाँ अलग अलग प्रकार के, जैसे सबसे पहले देख लेते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग हम इसको बोल सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 324 में इसका विस्तार किया गया है, वर्णन किया गया है। साथ में अभी देखें सुनील अरोड़ा जो है अभी वर्तमान में इसके चीफ इलेक्शन कमीशन है, ECI हम बोल सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम बोलते हैं UPSC, जो कि मेरिट सिस्टम के आधार पर एग्जाम कराने और इनका जो है विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण पदोन्नति संबंधित यहाँ कार्य करता है। तो अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 तक हमको ये देखने को मिलता है। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, दोनों का अनुच्छेद आपको एक ही देखने को मिलेगा, 315 से 323 और 315 से 323। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो हम देख सकते हैं अरविंद सक्सेना है, और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 315 से 323 यहाँ राज्य के ऊपर है, मतलब ये क्या है PSC है। PSC मतलब, अब PSC से मतलब होता है MP की MPPSC हो जाएगी, UP की UPPSC हो जाएगी, तो अलग अलग महाराष्ट्र की MPSC हो जाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ MPPSC की, तो MPPSC के अंतर्गत जैसे हम बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है, MPPSC के जो आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है। जैसे अरविंद सक्सेना है को कहाँ के, संघ लोक सेवा आयोग के, उसी प्रकार MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं बताते हैं तो आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है MPPSC का। चलिए नेक्स्ट जो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इसका जिक्र किया गया है कहाँ पे, 280 आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र किया गया है। डॉक्टर YV रेड्डी जो कि 14वें नंबर के जो थे हमारे क्या फाइनेंस मतलब वित्त आयोग के एक प्रकार से अध्यक्ष हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं, अच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं वित्त आयोग अभी 14वें नंबर का है पर 15वें नंबर का हो गया है, तो 15वें नंबर के कौन है,
15वें नंबर का भी स्टार्ट हो गया है, आपको पता होगा। 14वें नंबर का मैंने बताया डॉक्टर। अच्छा, इनमें से कुछ आपको अगर बदले हुए मिलते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। हालांकि कुछ बदल सकते हैं यहाँ पे, तो आप उसमें नहीं जाइएगा, जो है कुछ बदले वाले इनकी जगह में आप लिख सकते हैं नेट में सर्च करके। तो देखिए 14वें नंबर के अगर देखें तो डॉक्टर जो है वाई रेड्डी यहाँ देखने को मिले। और 15वें नंबर के कौन है? 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन आया, वित्त आयोग, उसकी अगर बात करें तो उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ अभी, परंतु मुझे नहीं बताना है, आपके द्वारा आंसर दिया जाएगा तो आपको याद भी होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम बोल सकते हैं एससी कमीशन। तो एससी कमीशन का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 338 में। रामशंकर कठेरिया इसके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसको बोल सकते हैं एसटी आयोग। तो एसटी आयोग का जिक्र कहाँ किया गया? अनुच्छेद नंबर 338 ए में। अब ए से समझ जाइए आप, ये संशोधन हुआ था। अच्छा, संशोधन हुआ था वो मैंने पढ़ाया हूँ आपको। संशोधन कब हुआ था ये पढ़ा चुका हूँ मैंने आपको, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत किस सन में ये संशोधन हुआ था, जब एसटी कमीशन जोड़ा है। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो हो गया एमपीपीएससी के अध्यक्ष आपको बताना है, दूसरा 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बताना है, तीसरा बताना आपको अनुसूचित जनजाति जो आयोग है वो कब यहाँ पे अमेंड हुआ था। पहले एससी और एसटी जो कमीशन थे वो दोनों एक साथ थे, परंतु कुछ का इनका जो है क्राइटेरिया अलग अलग होने के कारण इनमें संशोधन हुआ। तो वो संशोधन कब हुआ वो आपको बताना है। नंद कुमार राय इसके एक प्रकार साय जो है इसके अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करें, कैग जिन्हें हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहाँ हम देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 148 यहाँ देखने को मिलेगा आपको। राजीव महर्षि इसके जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी जिन्हें बोलते हैं, 76 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। के वेणुगोपाल यहाँ पे हमको इनके जो है मतलब भारत के महान्यायवादी के रूप में देखने को मिलते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, तो ये भी हर राज्य में अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इसका भी आंसर देना आपको। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। देखिए एडवोकेट जनरल जो है हमारे मध्य प्रदेश का, एमपीपीएससी के अंतर्गत, मतलब एक प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल हम देख सकते हैं भारत के लेवल पर राज्य के महाधिवक्ता की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो राज्य के महाधिवक्ता है वो कौन है, इनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद नंबर 165 में। तो आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बताना है, याद कर लीजिए 4 क्वेश्चन आपको बताना है नीचे आंसर में। अगर आप बता सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं बता सकते तो कुछ तो बनेंगे, आप गूगल में सर्च करके बता सकते हैं, फिर भी कोशिश तो करिए। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 350 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये तो हो गए संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब जिनका खुद का एक अपने आर्टिकल होता है, संशोधन के तहत संविधान में ये लिखित होते हैं, इनको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिनका ना तो आर्टिकल होता है, ना ही यहाँ हम देख सकते हैं ना तो संविधान में लिखित होते हैं वो। तो यहाँ हम देख सकते हैं उनसे संविधान में लिखित मतलब एक प्रकार से आर्टिकल नहीं होते, तो हम देख सकते हैं आर्टिकल हमको नहीं देखेंगे। तो जैसे नीति आयोग की बात करते हैं, इसके पहले हमारा क्या था, इसके पहले हमारा देख सकते हैं हम योजना आयोग था। योजना आयोग को कब नष्ट किया गया? मतलब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना उनको समाप्त कर दिया गया, मतलब योजना आयोग समाप्त हो गई। जो मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने घोषणा की थी कि सबसे पहले मतलब जब वो बनकर आएंगे तो वो आते बराबर योजना आयोग को नष्ट करेंगे। तो उनके मतलब हम देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को हमको उसके रिप्लेसमेंट में नीति आयोग देखने को मिलता है। नीति आयोग हम देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को आया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मतलब वर्तमान में मोदी जी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये इसके भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हम देख सकते हैं मतलब जो रिटायर्ड होते हैं HL दत्तू, इसके वर्तमान में हम देख सकते हैं। राज्य का मानवाधिकार आयोग, ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में अगर देखोगे आप तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो की अगर बात करें, ऋषि कुमार शुक्ला इसके अध्यक्ष देख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम बोलते हैं चीफ विजिलेंस कमीशन, यानी कि CBC चीफ विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें श्री KV चौधरी देखने को मिलेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त, अच्छा लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो कब पास हुआ था, ये जो प्रस्ताव विधेयक था, यहाँ आप देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए पिनाकी चंद्र घोष इसके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। राज्य सूचना आयोग, जिसे हम बोलते हैं SIC बोलते हैं इसे। SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और CIC मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो दोनों हमको देखने मिलेंगे। ये तो राज्य सूचना आयोग के प्रत्येक राज्य में अलग अलग देखने मिलेंगे, मतलब MP के उपलक्ष्य में अलग देख सकते हैं आप। और यहाँ केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करें तो सुधीर भार्गव हमको देखने को मिलेंगे।
तो ये आप समझ गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिली यहाँ पे, यानी कि संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय हम यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट। तो चलिए अब हमारा जो है ये तो हम समझ गए कंप्लीट रूप में। अब बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। जब भी मैं बात करूँ संवैधानिक निकाय है तो आप समझ जाइए किस प्रकार का निकाय है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप देख भी सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ बात करूँ भारत के निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हम देख सकते हैं भारत का जो एक प्रकार से निर्वाचन आयोग है उसका गठन कर लिया गया था। और इसी दिन को यानी कि 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? वोटर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, मतदाता दिवस जिसे बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर हम देख सकते हैं, नई दिल्ली के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अंतर्गत हमको जो है एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं 3। तो जैसे हमने बात करें जो एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, और ये 2 होते हैं अन्य यानी कि अदर जो इलेक्शन कमीशन होते हैं। हालांकि उनकी पावर सेम होती है परंतु चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर होते हैं। तो यहाँ 3 लोगों से मिलकर ये बॉडी बनती है। तो आपके लिए क्वेश्चन फिर से है, चीफ इलेक्शन कमीशन अभी वर्तमान में कौन है उसका आंसर आपको बताना है, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है उसका भी आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन ऊपर से आप लिखते चलिए, बहुत सारे भंडार यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन के। अब जो भी यहाँ पे हम देखें तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं देते हो तो मेरे द्वारा मतलब लेक्चर बनाने में थोड़ी ढील दी जा सकती है, तो वो आपके ऊपर है, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके ऊपर है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देते हो, रिएक्ट मतलब एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है ना, जैसे मेरे द्वारा कुछ पूछा जाए और अगर आपके द्वारा बताया जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ और आंसर भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। ठीक है, इससे डिमोटिवेट मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है ऐसा। और अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, जो मेरा जो प्रयास है वो थोड़ा ढीला पड़ता जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा पढ़ना है। अगर अच्छा पढ़ना है तो आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, मतलब आप जो है मैं जो जितनी भी चीज़ें पूछ रहा हूँ वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको चलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के संबंध में, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है? स्थायी और स्वतंत्र निकाय हम इसको बोल सकते हैं। स्थायी मतलब ऐसी बॉडी नहीं है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई है और उद्देश्य खत्म होने के बाद नष्ट कर दी गई हो, तो इस प्रकार की बॉडी निर्वाचन आयोग तो है नहीं। वो कैसी बॉडी है? एक प्रकार की स्थायी बॉडी है। दूसरी चीज़ स्वतंत्र बॉडी। स्वतंत्र मतलब किसी के अंडर में काम करती नहीं है, मतलब किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करती, ये स्वतंत्र है और एक प्रकार से अपने मतलब किसी के बिना दबाव में आकर ये काम करती है। तो इस प्रकार इसको बोला गया है स्थायी व स्वतंत्र निकाय। इसका जो गठन हुआ था, भारत के निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था भारत के संविधान द्वारा जो है, उसमें हम देख सकते हैं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष, जैसे हमने बात करें स्वतंत्र बॉडी है तो एक प्रकार से हम बात करें स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जो है संपन्न कराने के लिए उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। साथ में हम देखें तो हमने बात की थी इसका जो है आर्टिकल नंबर 324 में इसका वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये जो है संसद है। संसद मतलब पार्लियामेंट हम बोल सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हम बोल सकते हैं। राज्य विधानमंडल, जिसके अंतर्गत किसी किसी राज्य में हमको विधानसभा देखने को मिलेगी, किसी राज्य में विधानसभा मतलब किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों के यहाँ पे हम देख सकते हैं, मिलाकर देखें। दूसरी चीज़ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो देखिए इतने सभी जो चुनाव हैं इन सभी के इलेक्शन कराने का काम किसका होता है? इन जो कंप्लीट रूप से ये वर्क का लोड होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी तो ये तो बात होगी राज्य तक की, पर जब नीचे की बात करें हम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की, तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में आपको पंचायती राज देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको देखने मिलेगी नगर निगम, नगर पालिका, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो भाई इनके पंचायत मतलब इनके चुनाव कौन कराता है? इनके चुनाव कराने के लिए राज्य के द्वारा एक अलग से इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसे हम बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो केंद्र का राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हम देख सकते हैं संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव या इलेक्शन कराने का काम इसका होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और जो नीचे के स्तर है उसका जो भार होता है वो राज्य जो है निर्वाचन आयोग का होता है। तो हम एमपी के अंतर्गत ये देख लेंगे सारी चीज़ें। फिर हम बात करें यहाँ पे तो चुनाव आयोग को हम एक क्या बोल सकते हैं? एक अखिल भारतीय संस्था इसको बोला जाता है। अखिल भारतीय से मतलब क्या है? क्योंकि हम बात करें अगर बात करें हम केंद्र की,
केंद्र की ले लो बात, या फिर हम बात करें राज्य की, केंद्र की बात या राज्य की बात, दोनों की अगर बात करें हम तो दोनों के लिए एक प्रकार से कैसी है, कॉमन है, मतलब समान रूप से ये लागू है, मतलब राज्य के लिए भी लागू है और केंद्र के लिए भी लागू है, इसलिए इसको बोला जाता है अखिल भारतीय संस्था। और राज्य में होने वाले जो पंचायत व निगम के चुनाव हैं उन चुनाव को मतलब कराने का संबंध इससे किसी भी प्रकार से नहीं देख सकते हम। इसके अलावा मतलब हम देखें तो जो पंचायती राज के जो चुनाव है उसको कराने का जो भार होता है वो प्रत्येक राज्य के अलग अलग जो निर्वाचन आयोग होता है उनकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचना है भारत के निर्वाचन आयोग की, उसकी संरचना के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत उपबंध किया गया है इससे संबंधित। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है एक, और बाकी अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल मिलाकर देखें तो 3 लोगों से मिलकर ये बॉडी बनी होती है। क्या आपको पता है कि पहले से शुरुआत से जब गठन किया गया था 1950 से, क्या शुरुआत से 3 सदस्यों की बॉडी थी? नहीं थी, शुरुआत से ये मात्र 1 सदस्य की बॉडी हुआ करती थी। परंतु जब जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 18 वर्ष से उम्र 21 वर्ष की गई 21 वर्ष से उम्र 18 वर्ष की गई थी, तब यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से मतलब एक निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके भरोसे यहाँ काम नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी सहायता के लिए 2 व्यक्ति की और ज़रूरत है। तो उस समय हम देख सकते हैं 2 व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो चलिए हम देख लेते हैं उनके बारे में सारी चीज़ें। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है तीनों की, वो कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हटाया जाता था सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसी प्रकार इनको भी हटाया जाएगा। तो वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे उन चीज़ को। तो यहाँ आप देख लीजिए, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, और जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति एक नियुक्त किया जाता है निर्वाचन आयोग में आयुक्त के रूप में, तो वो एक अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करेगा, और 2 उसके अन्य जो हेल्पर होते हैं एक प्रकार से अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मतलब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर प्रादेशिक जो आयुक्त है, प्रादेशिक मतलब जरूरत पड़ी तो, प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जो आयुक्त है, जो कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी सहायता से? मतलब किसके परामर्श से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। मतलब ऐसा अगर फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता के लिए प्रादेशिक स्तर पर कोई व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, तो ऐसा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जा सकता है। बस कंडीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी सलाह जरूरी यहाँ पर। फिर बात करें इनकी सेवा की शर्तें और पदावधि की, तो निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अब आपको पता होगा, यहाँ हम देख सकते हैं 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, तो उसी समय हम देख सकते हैं 3 सदस्यों की बॉडी ना होकर ये 1 सदस्य की बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 15 अक्टूबर 1989 तक ये कार्यक्रम चला, 1 सदस्य की बॉडी, 1 सदस्य निकाय के रूप में। परंतु जब 16 अक्टूबर 1989 को हम देख सकते हैं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ जोड़ा गया। मतलब जब हम देख सकते हैं यहाँ पे इसी समय जब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, जो एक प्रकार से न्यूनतम आयु है मताधिकार की, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सोची गई थी यहाँ पे, मतलब किया गया था। तभी हम देख सकते हैं भारत की जनसंख्या का जो भार संभालने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पे नियुक्त किया था, ठीक है। तो अब मिलाकर हम देखें तो 3 सदस्यों की बॉडी हम बोल सकते हैं, या बहुसदस्यीय संस्था के रूप में ये कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। परंतु बाद में हमको देखने को मिलता है, बाद में 1990 में फिर से इसको जो है एक जो अन्य जो पद है, अन्य मतलब जो 2 पद है उनको क्रॉस मतलब समाप्त कर दिया जाता है, और फिर से ये 1 सदस्यीय संस्था के रूप में ये काम करती है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं 1993 की अगर बात करें, अक्टूबर 1993 में ये 2 निर्वाचन आयुक्त को पुनः यहाँ नियुक्त कर लिया गया। मतलब फिर से कैसी हो गई? 3 सदस्यीय बॉडी इसको बोला गया, यानी कि 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अभी वर्तमान तक, वर्तमान मतलब
2020 की बात कर लेते हैं। 2020 तक हमको ये बहुसदस्यीय बॉडी के रूप में काम करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त देखने को मिलते हैं। 3 निर्वाचन आयुक्त मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह जो 2 अन्य होते हैं, यानी कि 1+2 मतलब टोटल मिलाकर 3 की अगर बात करें तो 1+2 यानी टोटल मिलाकर 3 में हम देख सकते हैं इनके पास जो है शक्तियों की अगर बात करें, शक्तियाँ कैसी होती है, समान होती है। अब अगर बात करें वेतन भत्ते दुनियादारी जो भी सारी उसकी फैसिलिटी होती है तो क्या वो अलग अलग होगी? नहीं, वो भी समान होगी। मतलब हम बात करें सिर्फ नाम से बड़े हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, परंतु अंदर जितना भी मटेरियल जैसे पावर है या फिर वेतन भत्ते हैं वो सब कॉमन रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें किसके अनुसार होगी, मतलब कॉमन तो रहेगी, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश मतलब जज की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज के समान ही हम इनकी सैलरी, वेतन भत्ते और जो है सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ देखें हम तो देखिए वेतन भत्ते जो होते हैं वो सारी चीज़ तो हमने देख लिए, ये कॉमन होते हैं। और इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त के बीच अगर विचार मतभेद होता है तो क्या होता है, देखिए अगर इनके बीच में अगर विचारों पर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है, बहुमत के आधार पर निर्णय यहाँ पे करता है। अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल कैसा होता है, 6 वर्ष का होगा या फिर 65 वर्ष का होगा। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी ज्वाइन किया है और अगर वो 6 वर्ष हो गए तो वो वहाँ 6 वर्ष तक रहेगा, परंतु कंडीशन क्या होती है, अगर व्यक्ति ने 62 वर्ष की उम्र में यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया है तो 62 वर्ष से लेकर 65 वर्ष यानी कि मात्र 3 साल, तो 3 साल तक मात्र ये क्या करेंगे, अपने पद पर ज्वाइन रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं या तो 65 वर्ष पहले आए या 6 वर्ष उसका कार्यकाल, तो दोनों में से जो भी पहले आए उनकी आयु उस समय तक हम देख सकते हैं ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा ये जो है किसी भी समय ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ये भी आपको याद रखना, किसी भी समय जो है त्यागपत्र दे सकते हैं और कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी इनको हटाया जा सकता है, परंतु आसानी से ऐसा हटाया नहीं जा सकता, बहुत सारे चरण होते हैं इनके, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है तो भाई स्वतंत्रता होगी ना कार्य करने की, तभी तो इतने अच्छे ढंग से जो है अभी वर्तमान तक हम देख सकते हैं निष्पक्ष रूप से यहाँ चुनाव कराने का जो है दायित्व इनका होता है। अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो किसी के दबाव में आकर अब तक बॉडी समाप्त हो चुकी होती, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, हमको देखने को मिलता है यहाँ पे अभी भी वर्तमान में इसी प्रकार से ये वर्क कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसके संबंध में क्या क्या स्वतंत्रता है हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी जो निर्धारित पदावधि है, निर्धारित पदावधि मतलब हमने बात करें या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, निर्धारित पदावधि तक काम करने की या पदावधि की सुरक्षा देखने को मिलती है। इसके पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। अब हटाया कैसे जा सकता है, हटाने का आधार निश्चित होना चाहिए, मतलब हटाने का जो आधार है, जैसे उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जज की जो भी कंडीशन हुआ करती थी हटाने की, कदाचार है या फिर एक प्रकार से इनकैपेसिटी मतलब काम करने की अक्षमता हम बोल सकते हैं, तो इन कंडीशन पर जो है आधार होना चाहिए तभी इनको हटाया जा सकता है। और आधार भी सिद्ध होना चाहिए। आधार सिद्ध कहाँ से होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट सिद्ध करेगा तो ही हम देख सकते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित होगा और बाद में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, तो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाएगा। अब अगर बात पूछे आपसे कि राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली हटा दिया जाएगा कि बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित होगा और राष्ट्रपति महोदय को आदेश दिया, मतलब एक प्रकार से यहाँ रिपोर्ट सौंपी जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाएगा इसको हटाया जाए। अतः हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये नहीं रहते। जैसे कुछ कंडीशन मतलब कुछ पद ऐसे होते हैं, आगे हम देखने वाले हैं, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो रहेंगे और नहीं तो हटा दिए जाएंगे। हालांकि इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा की शर्तें हैं, जो भी सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, उनमें बीच में मतलब जैसे 6 वर्ष और 65 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हम सिंपल बोल सकते हैं अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, बीच में हम देखें तो जब तक कि उनकी ज्वाइनिंग है, मतलब जब तक वो अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक जो आयुक्त है, हम देख सकते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त के अंतर्गत प्रादेशिक आयुक्त है और अन्य 2 है। उन निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। साथ में हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता और दी गई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत जो है एक प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, परंतु हमको कुछ दोष या कुछ सीमाएं देखने को मिलती हैं। इनकी सीमाएं मतलब एक प्रकार से कमियां देखने को मिलती हैं। तो कमियां क्या क्या हो सकती हैं? कमियां की अगर बात करें हम यहाँ पे तो देख सकते हैं हम, देखिए संविधान में निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता संबंधी, तो हम बात करें इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, तो ये हमको दोष देखने को मिलता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, तो हमको यहाँ पदावधि का जो है उल्लेख इसका भी नहीं किया गया है। साथ में हम देख सकते हैं संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसे कुछ पद हम देख सकते हैं यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट या अपने पद को छोड़ने के पश्चात अन्य नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब नियोजन में नहीं जा सकते सरकार के किसी अन्य पद पर। तो यहाँ पे जो है नौकरी के पश्चात मतलब अपने जो पद है उसके पश्चात नियोजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया। 3 दोष हमको देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। चलिए इनके कुछ पावर और उनके कुछ वर्क देख लेते हैं। वर्क मतलब जो कुछ उनके फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये जो है संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराने में यहाँ अपनी भूमिका निभाती है। दूसरा हम देख सकते हैं राज्य विधानमंडल। तीसरा हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है राष्ट्रपति महोदय, और चौथा अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति हमको देखने को मिलता है। तो ये 4 जो है एक प्रकार से राज्य केंद्र और राज्य लेवल के जो चुनाव है वो कराने का भार होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। निचले लेवल का तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो जो 4 एक प्रकार से मतलब जो है इनकी शक्ति होती है उनको हम देख सकते हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है सबको। तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? एक तो प्रशासनिक इनका कार्य होता है, सलाहकारी होता है और अर्धन्यायिक होता है। तो चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें विस्तार से। जैसे सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। तो संसद के जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त जो भारत है, समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना इसका दायित्व होता है। साथ में समय समय पर हम देख सकते हैं जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली से संबंधित सारे काम करना इसका काम होता है। साथ में जो सभी योग्य मतदाता है उनको भी पंजीकृत करने का काम भी यहाँ करने जो है सारा जो उत्तरदायित्व होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो इनका जो रहता है दायित्व, जो निर्वाचन है, निर्वाचन की तिथि या निर्वाचन की डेट को निर्धारित करना, साथ में समय सारणी को निर्धारित करना भी इसका काम होता है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना ये भी काम होता है इसका। साथ में हम देख सकते हैं जो राजनीतिक दल है, कौन सा राजनीतिक दल होगा या नहीं होगा उनको मान्यता प्रदान करने का काम होता है। साथ में उन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जारी करने का काम भी इसी का होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह के मामले में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद जो है विवाद का समाधान न्यायालय की तरह करेगा। ये मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी विवाद को जिस प्रकार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम देख सकते हैं विवाद को सुलझाते हैं, उसी प्रकार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह या मान्यता देने के संबंध में जो विवाद होगा उसको सुलझाने का काम करेगी न्यायालय की तरह, मतलब न्यायालय की भूमिका ये निभाता है। साथ में हम देख सकते हैं निर्वाचन जो व्यवस्था है उससे संबंधित अगर विवाद है तो उसके लिए भी जांच अधिकारी की नियुक्ति करने का काम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं निर्वाचन के समय जो दल है, जो राजनीतिक दल है उसके उम्मीदवारों के लिए एक प्रकार से आचार संहिता या नियम कानून का निर्माण करना भी इसका काम होता है। विभाजन के समय हम देख सकते हैं राजनीतिक दलों की नीतियों, एक प्रकार से राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों की सूची को निर्मित करने का काम भी इसी का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये कैसी सलाह देता है? जो संसद सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट जो मेंबर होते हैं, ठीक है, एमपी जिन्हें बोलते हैं, संसद सदस्य की निरर्हता मतलब अयोग्यता से संबंधित, मतलब योग्य है या नहीं है उससे संबंधित राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने का काम भी करता है। साथ में विधान परिषद की अगर बात करें, जैसे संसद में हम देख लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसी प्रकार विधान परिषद की अगर बात करें तो सदस्य जो विधान परिषद के सदस्य है उनकी निरर्हता यानी कि हम बोल सकते हैं अयोग्यता से संबंधित जो मामले हैं उसको राज्यपाल मतलब उससे संबंधित जो है राज्यपाल को परामर्श देता है। फिर हम बात करें मतदान केंद्र से संबंधित, हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे मतदान केंद्र को लूटा जा सकता है, हिंसा हो सकती है, अन्य प्रकार की अनियमितताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर निर्वाचन को रद्द करने का काम भी इसी का होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करने का काम भी इसी का होता है।
तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कही है कंप्लीट रूप में। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट बॉडी हम देखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, शॉर्ट में बोले तो कैग। और हिंदी में अगर बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 148 में ये देखने को मिलेगा। इसमें इसका उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक प्रकार का स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक की संज्ञा इसको दी गई है शॉर्ट में हम बोले तो। और एक प्रकार का ये जो है भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया इसको माना जाता है। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया इसको बोला जाता है कैग को। और ये लोक वित्त यानी जनता का जो पैसा है या पब्लिक जो पर्स है, पब्लिक पर्स का रखवाला इसको बोला जाता है, या लोक वित्त का संरक्षक इसको बोला जाता है। लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ ये देश की संपूर्ण जो विधि व्यवस्था है, संपूर्ण विधि व्यवस्था का नियंत्रक भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं राज्य और केंद्र स्तरों पर, दोनों स्तरों पर इसका जो होता है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, दोनों स्तरों पर हम देखें तो ये होता है जो कैग होता है, दोनों स्तर पर काम करता है। और इसका जो मूल कर्तव्य होता है वो भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालता है। वित्तीय मतलब फाइनेंस, पैसा धेला से संबंधित जो भी मामला है वो सारी चीज़ संभालने का काम कैग के द्वारा किया जाएगा। ऑडिटर इसको बोल सकते हैं, ऑडिटर नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ऑडिटर इसको बोला जाता है भारत का, ठीक है, भारत के लेखा जोखा जो भी है पैसे से लेन देन वो उसका ऑडिट करने का काम ये करता है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर थे हमारे, B.R. अम्बेडकर संविधान का पिता जिन्हें बोला जाता है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रकार से IMP जो ऑफिसर होता है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी इसको बोला गया था, ठीक है। और यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक माना जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो वॉच डॉग है, वॉच डॉग किसे बोला जाता है, एक संवैधानिक प्रहरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग मतलब संविधान का प्रहरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग में कैग की संज्ञा यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मतलब वॉच डॉग इसको बोला जाता है संविधान का। इन रक्षकों में हम देखें तो और अन्य भी हमको देखने को मिलता है, जैसे कैग के अलावा देखें तो हमको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, ये भी संविधान का वॉच डॉग माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से देखें तो ये निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है। और एक होता है UPSC जो मेरिट लिस्ट के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे करता है प्रशासन को चलाने के लिए। तो ये चार हम देख सकते हैं, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, UPSC है। ये चार लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, चार संस्था को वॉच डॉग या फिर हम बोल सकते हैं संवैधानिक प्रहरी इनको बोला जाता है। संवैधानिक प्रहरी की संज्ञा इनको दी गई है, तो आपको याद रखना है ये। तो चलिए इनकी जो नियुक्ति एवं कार्यकाल उनको देख लेते हैं यहाँ पे हम। आप नोट करते चलिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। हालांकि मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, अनावश्यक टाइम पास करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके शपथ और प्रतिज्ञान की। शपथ मतलब होता है जो ईश्वर पर आस्था रखता है, और प्रतिज्ञान मतलब जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता है। तो दोनों सेम है, मतलब दोनों की मेथड सेम है, हालांकि शब्द अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने कार्यभार को संभालने से पहले ये जो होते हैं इनको राष्ट्रपति महोदय मतलब राष्ट्रपति के सम्मुख ये शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं। अब कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष हो जाए पूरे पहले, या फिर वो पहले 65 वर्ष का हो जाए। तो जो भी पहले आए उस तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पहले जो है वो अपने जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, और मतलब राष्ट्रपति के नाम अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से ये हट सकते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, परंतु हटाया उसी कंडीशन में जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता था वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाएगा, 2/3 मेजोरिटी यानी जो विशेष बहुमत है उससे यहाँ पारित होना चाहिए। और साथ में दुर्व्यवहार और असक्षमता से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है।
इसके अलावा इनको कार्य करने की बहुत सारी स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है। जैसे स्वतंत्रता की अगर बात करें, फ्रीडम क्या क्या मिलती है काम करने की, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं जो उपबंध है। जैसे प्रसाद पर्यंत नहीं है, ये प्रसाद पर्यंत नहीं है इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, तो सिंपल सी बात है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा से ये ज्वाइन हो सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति की इच्छा से हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो व्यवस्था थी उसी के जैसे समान है। दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए पद छोड़ने के बाद जो है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो अपना पद छोड़ने के बाद ही किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार हो, मतलब या तो सेंट्रल हो या फिर कोई स्टेट हो, तो ये दोनों ही पद पर ये ग्रहण मतलब ज्वाइन नहीं हो सकते अपने पद को छोड़ने के बाद। तो याद रखना आपको। साथ में हम देख सकते हैं वेतन और जो अन्य सेवाएं है, वेतन भत्ते शर्त जो भी शर्तें होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद के द्वारा। मतलब इसकी सेवा शर्तें और वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये सारी जो बराबर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। साथ में इनके वेतन और जो भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते मतलब वेतन से संबंधित और जो अन्य उनके अधिकार दिए होते हैं उनमें कोई बीच में आलापकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, उसी प्रकार इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ में हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो भारतीय लेखा परीक्षक है, लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यहाँ पे बनाई जा सकती है। अच्छा, इनके वेतन भत्तों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। इनका जो वेतन भत्ता है वो हम देख सकते हैं भारत की संचित निधि से भारित होता है, भारत की संचित निधि पर ये भारित होता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक जो व्यय है वो भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्यालय में सेवा करने वाले जो व्यक्ति है उनके संबंध में स्थान दे तभी वेतन भत्ते और पेंशन, ये सभी हम देख सकते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और इनसे संबंधित किसी भी चीज़ पर जो है मतदान नहीं हो सकता संसद में। फिर बात करें, कोई भी जो मंत्री होता है, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मतलब इसके पद पर अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल नहीं हो सकता या इसका प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं ले सकता। तो ये सारी प्रकार की स्वतंत्रता हम देखे हैं कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। फिर बात करते हैं इनकी कुछ कर्तव्य और शक्तियाँ होती है, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 149 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 149 क्या बोलता है, संसद को ये अधिकार देता है, किसको, पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 149 कि वह केंद्र, साथ में राज्य या फिर कोई जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोई अधिकरण या फिर कोई हम बोल सकते हैं संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम बोल सकते हैं, इसके महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी से जुड़े संसद ने, एक प्रकार से देखें, इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 इसको प्रभावी बनाया है। तो संसद को पावर दी गई है कि जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को ये सारी शक्तियाँ यहाँ प्रदान की गई है। फिर हम देख सकते हैं इसी अधिनियम को एक प्रकार से देखें तो 1976 में जो अधिनियम यहाँ देख सकते हैं आप, महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971, इसको 1976 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने से हेतु संशोधित किया गया था। मतलब 1976 में हम देख सकते हैं इसको संशोधित किया गया था। फिर हम बात करें संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्यों की अगर बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें भारत की संचित निधि, जिससे देख सकते हैं बहुत सारे जो मतलब एक प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिस सारी चीज़ों का वेतन यहाँ भारित होता है। तो भारत की संचित निधि, साथ में प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ विधानसभा हो और विधानसभा हो, और इन सभी से संबंधित जो लेखा है, जो भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स उनकी एक प्रकार से ऑडिटिंग करना या लेखा परीक्षा करना। कैसे, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा उसके जो है खाते या लेखा परीक्षा करना, इसका दायित्व होता है। दूसरा देखें,
भारत की संचित निधि, साथ में भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि है, और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी संबंधित जो व्यक्ति है उनके लेखा की परीक्षा करना इसका दायित्व होता है। फिर देख सकते हैं, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग से जो निर्माण है उसके लाभ और हानि लेखा और तुलना जो पत्र है तथा अन्य अनुषंगी जो लेखा है उन सभी की यहाँ पे लेखा परीक्षा करने का काम किसका होता है? कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यह दायित्व होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए कुछ और चीज़ें, वह जो है केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्ति और जो एक प्रकार से व्यय है, प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए भी करता है कि जो राजस्व है, राजस्व कर का निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्मित की गई है। मतलब ये सारी चीज़ों का जो भार है वो होता है कैग के ऊपर। फिर बात करें प्राप्ति और व्यय का भी लेखा परीक्षा करने का दायित्व होता है इसका। और वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र राज्य सरकार से अनुदान मिलता हो, सरकारी कंपनियां जब जो है इससे संबंधित देखें तो इससे संबंधित नियम द्वारा जो है आवश्यक हो, तो अन्य निगम और जो निकाय है उसका लेखा परीक्षण करने का काम भी कैग का होता है। ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण जो ट्रिब्यूनल है उसके लेखा की परीक्षा भी कर सकता है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखें, वह जो होता है राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा का जो प्रारूप है किस प्रारूप में वो रखे जाएं, मतलब जो अकाउंट्स है राज्य और केंद्र के अंतर्गत उसको किस प्रकार मैनेज किया जाए, इस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है। केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैग है वो किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति महोदय उसे संसद के पटल में रखते हैं, अनुच्छेद नंबर 151 में ऐसी बात कही गई है। फिर राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, ठीक है, ये राज्यपाल को भी सौंपता है। राज्य सरकार से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित राष्ट्रपति को सौंपता है। और ये जो राज्यपाल है वो विधानमंडल में इसको रखते हैं, इसको भी अनुच्छेद नंबर 151 में बताया गया है। वह किसी कार्य शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, अनुच्छेद नंबर 279 में ये बात कही गई है। साथ में हम देख सकते हैं संसद की लोक लेखा समिति के जो है गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी करता है, मतलब उनको निर्देशित करने का काम भी कैग के द्वारा किया जाता है। वह राज्य सरकार के नेताओं का संकलन और अनुरक्षण भी करता है। कैग राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करता है, जैसे विनियोग लेखा से संबंधित रिपोर्ट, परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा से संबंधित परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट। तो ये तीनों आपको याद रखना, विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम, तीनों जो है राष्ट्रपति महोदय को ये जो है कैग के द्वारा सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इनको संसद में प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात लोक समिति इनकी जाँच भी करती है। तो हम देख सकते हैं, देखिए कैग के बारे में हमने बहुत सारे यहाँ दायित्व के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं कैग एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और साथ में हम बोलेंगे निगम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हम बात कर लें सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका काफ़ी सीमित होती है। मोटे तौर पर अगर बात करें हम तो सार्वजनिक निगम के साथ साथ उसके जो संबंध है उसको हम बात करें तो अलग अलग श्रेणियों में हम देख सकते हैं। कैसे? कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर CAG यानी कि कैग के द्वारा की जाती है, मतलब कंप्लीट रूप से कैग के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए बोले तो दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और अन्य इसी प्रकार के हम देखें तो कंप्लीट रूप से कैग के द्वारा की जाएगी। पर नेक्स्ट जो हम देखें तो कुछ अन्य निगम की बात करें तो अन्य निगम जो है लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा, जो ऑडिटर होते हैं निजी रूप में, उनके द्वारा की जाती है, जो कि CAG की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम और अन्य इसी प्रकार के हम देख सकते हैं। एक और हमको देखने को मिलता है कुछ अन्य निगम की पूरी तरह जो है निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम तो यहाँ पर देखिए लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है तथा इसमें CAG की कोई भूमिका नहीं होती। तो हमने बात की 3 चीज़ें। पहली तो है कंप्लीट रूप से CAG पे निर्भर है उनकी लेखा परीक्षा। दूसरी चीज़ CAG जो है CAG के अंडर में ही कुछ जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनके द्वारा निजी पेशेवर के द्वारा की जाएगी। और तीसरी चीज़ है CAG की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती है। तो 3 चीज़ें हमको देखने को मिली इसके अंतर्गत। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इनमें क्या होता है, जीवन बीमा निगम ये कंप्लीट रूप में निजी पेशेवर के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम, ये हमको देखने मिलता है, यहाँ कैग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये हमने देखे कैग के बारे में कंप्लीट रूप में। और इसके अलावा हमने देखे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये कंप्लीट हमारे यहाँ जो है लेक्चर, इसमें हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ डिस्कस की, ताकि आपके दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें।
तो चलिए हम बात कर रहे थे भारत के निर्वाचन आयोग की। उसके पहले हमने बात किए कुछ बॉडी के बारे में, यानी भारत का निर्वाचन आयोग हम पढ़ रहे तो हमने पहले बात की संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में हमने बहुत सारी चीज़ें देखे, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित हमने देखे हैं जिनका आर्टिकल होता है, लिखित होते हैं। गैर संवैधानिक निकाय जिनका आर्टिकल नहीं होता है, नहीं लिखित नहीं होते, जैसे कि नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, योजना आयोग, ये सभी हम देख सकते हैं। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हमने देखे कब स्थापित किया गया वो हमने देखे, निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाने, 324 संरचना जो स्ट्रक्चर है उसका वो देखें। फिर हमने यहाँ देखें विभिन्न प्रकार के चेंजेस हम हुए उसमें वो भी देखें, स्वतंत्रता देखें किस प्रकार से निष्पक्ष वो काम करता है, शक्ति और उसके कार्य देखें, विस्तार से यहाँ देख सकते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ देखें तो नियंत्रक एवं जो लेखा परीक्षक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बारे में देखें, कैग जिसे बोलते हैं। साथ में उसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में देखें, स्वतंत्रता, और उसके बाद कर्तव्य और शक्तियों के बारे में देखें। तो ये कंप्लीट रूप में हमने यहाँ पे देखे हैं, और कैग और कॉरपोरेशन से संबंधित मामले भी देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर पसंद आया तो आप लाइक करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका दायित्व है वो शेयर करना और लोगों को जोड़ना इस कोर्स से, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल जोड़ने की ज़रूरत नहीं, पसंद आए तो आपको जोड़ने का दायित्व बनता है। तो ये आप ज़रूर बताते रहें कमेंट बॉक्स में, सजेशन है कुछ किसी भी प्रकार की चीज़ें, और क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना। जितने भी लोग देखते हैं उनको आंसर ज़रूर देना है, बनेंगे भी तो भी देना है, नहीं बनेंगे तो गूगल से सर्च करके आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको चलना है। और इसके बाद जो लेक्चर है हमारा संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ अन्य चीज़ें भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।